नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। महाराष्ट्र में सियासी चक्रव्यूह रचा गया जिसमें फंसे हैं उद्धव ठाकरे और इसकी व्यूह रचना की है एकनाथ शिंदे ने। और जिस सूत्र से इनको बांधा गया है वो है हिंदुत्व का सूत्र, यानी हिंदुत्व की सियासत की सूत्रधार शिवसेना को शिंदे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर ही गिराने की तैयारी कर ली। मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी की सफर में उद्धव की कुर्सी हिल रही है। हाल यह है कि शिवसेना के 55 विधायकों में से 35 शिंदे के साथ बताए जा रहे हैं और 20 के आसपास उद्धव के साथ, जिनमें से भी कईयों के शिंदे के साथ जाने की संभावना है। ऐसे में पहला सवाल तो यह खड़ा होता है कि क्या सिर्फ 20 विधायकों के साथ उद्धव के पास यह अधिकार थे कि वो विधायक दल का नेता बदल सके, अन्य नेता को चुन सके, जबकि बहुमत शिंदे के पास है। दूसरा सवाल यह है कि क्या शिंदे 2/3 विधायकों के साथ दल बदल करेंगे या फिर शिवसेना को ही हाईजैक कर लेंगे। तीसरा सवाल यह है कि 5 बजे के शिवसेना के व्हिप के उल्लंघन के बाद बागी विधायकों का क्या होगा। चौथा सवाल यह है कि क्या इस स्थिति में विधानसभा भंग होगी या फिर फ्लोर टेस्ट में उद्धव सरकार को आना होगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि बगावत के बाद की सियासत क्या होगी। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, किसी राज्य में निर्माण होती है, ये इतिहास है राजनीति की, विधानसभा भंग की जाती है। कि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पूरी ताकद के साथ महाविकास आघाडी के साथ खड़ी है। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही, पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। शिंदे ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन इस सब के बीच में उस गणित को आपको समझाते हैं जिसके जरिए उद्धव की सरकार हिलती हुई दिखाई दे रही है। शिंदे का सियासी गणित क्या कुछ है। दरअसल शिंदे के पत्र पर साइन है 34 विधायकों के, इनमें से 31 शिवसेना के हैं और 3 निर्दलीय विधायकों के साइन हैं। हालांकि निर्दलीय विधायकों के साइन इस पत्र पर क्यों है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। दल बदल कानून के तहत अलग गुट बनाने के लिए कम से कम शिंदे को 37 विधायक चाहिए। खबर यह है कि 4 और विधायक शिंदे के पक्ष में आ गए हैं, यानी कि इसके बाद भी शिंदे के समर्थन में कुल 35 विधायक अभी तक दिखाई दे रहे हैं। 2 विधायकों की और जरूरत अभी शिंदे को है और जैसे ही 2 विधायक शिंदे के पक्ष में आ जाएंगे, यह हो सकता है कि शिंदे डिप्टी स्पीकर को अलग दल बनाने के लिए लिख सकते हैं। हालांकि शिंदे दावा यह कर रहे हैं कि उनके साथ 46 विधायक हैं, लेकिन पत्र पर 34 के हस्ताक्षर हैं और उनमें से भी 31 शिवसेना के हैं। तो शिवसेना विधायक नितिन देशमुख, ये शब्द मैं या ये नाम इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो भी सूरत गए थे बागी बनकर, लेकिन वहां से वापस लौट आए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको अगवा किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या जिन्होंने साइन किए हैं, जो इस वक्त गुवाहाटी हैं, क्या उनमें से और ऐसे हो सकते हैं जो नितिन देशमुख जैसे हों, जिनको जबरदस्ती वहां लेकर जाया गया हो। सवाल इन सबके बीच में यह भी उठ रहा है कि अब अगर ऐसे और हैं तो उनको रोकने के लिए, उनको वहां से लाने के लिए क्या किया जा सकता है, और नीतीश देशमुख ने जो आरोप लगाए उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। सियासी भूचाल पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब, राजनीतिक विश्लेषक SP मित्तल जी हमारे साथ हैं, और गुवाहाटी से हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि गुवाहाटी में जो हो रहा है उससे देश की सियासत और महाराष्ट्र की सियासत तो पूरे ही तरीके से हिल गई है। कितने विधायक वहां पर इस वक्त बताए जा रहे हैं, क्योंकि पत्र पर 34 हस्ताक्षर, उनमें से 31 शिवसेना की, और विधायक वहां पहुंचे हैं। देखिए, पत्र पर 34 विधायकों के हस्ताक्षर जरूर है विजेंद्र, लेकिन ये तय है कि अंदर जो विधायकों की संख्या है वो 40 से ज़्यादा है, क्योंकि 10 से ज़्यादा निर्दलीय विधायक भी इस समय एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। और रेडिसन ब्लू में इस समय बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का भी इंतजार हो रहा है, जो सूरत से 4 विधायकों को लेकर रवाना हो चुके हैं जी। और पहली बार है विजेंद्र, कल से जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ है, मैंने सुबह भी कहा था कि बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि वो भी समय था
जब अजीत पवार के कहने पर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी, जब लोग सुबह उठे थे तब पता चला था कि महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया और अगले दिन उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा क्योंकि जो अजीत पवार थे वो मुकर गए। तो बीजेपी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन अब बीजेपी ने खुलकर एंट्री ली है क्योंकि बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो पाटिल हैं वो सूरत से रवाना हो चुके हैं। 4 विधायक उनके साथ हैं, उनका अंदर इंतजार हो रहा है और इस तरह की खबरें हैं कि उनके आने के बाद एक बार फिर जो एकनाथ शिंदे और उनके समर्थित विधायक हैं उनकी अंदर बैठक होगी। एक बार फिर अंदर बैठक होने के बाद हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ट्वीट कर अपनी बात रखें, क्योंकि मीडिया से भी वो बातचीत कर रही है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट में उन्होंने जो व्हिप जारी किया था उद्धव ठाकरे ने, उसको उन्होंने इलीगल बताया था। तो इंतजार है यहाँ पर बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष का, जो 4 विधायकों को लेकर सूरत से रवाना हुए हैं। लेकिन ये ठीक है शिवेंद्र, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन सियासत में क्या लीगल और क्या इलीगल ये भी समझ लेते हैं। ए के जैन साहब, क्या जो व्हिप जारी किया गया जबकि एक बड़ा आंकड़ा शिंदे के पास है, तो पहला सवाल तो यही, क्या ये लीगल है? दूसरा सवाल ये कि जब ज्यादा आंकड़ा शिंदे के पास है तो क्या विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार उद्धव के पास है? सबसे पहले इन 2 सवालों के जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात, विधायक दल का नेता, ये शब्द संविधान के अंदर कहीं भी नहीं। ठीक है, हाउस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति द्वारा और असेंबली के अंदर राज्यपाल द्वारा, जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वो कहलाता है सर। विधायक दल का नेता ये अपनी पार्टीज का इंटरनल मैटर्स है कि वो किस तरह से चुनते हैं और कैसे चुनते हैं। दूसरी बात आपने कही कि जो 10th शेड्यूल में संशोधन हुआ है, जिसे हम दल बदल कानून कहते हैं, जहां पहले ये था कि 1/3 सदस्य अपना अलग होकर पार्टी को तोड़कर अपना गुट अलग बना सकते थे, अब उसके बाद संशोधन कर दिया गया है कि पार्टी का विभाजन नहीं हो सकता बल्कि पार्टी का मर्जर हो सकता है, या एक नई पार्टी बन सकती है, कोई नई पार्टी बनी और उसके अंदर मर्ज हो जा। पर उसके लिए जो विधायक विधानसभा के सदस्य हैं या लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका 2/3 सदस्यों का विभाजन के लिए तैयार होना आवश्यक है जी। चूंकि आपने स्वयं बताया कि 37 विधायक चाहिए विभाजन करने के लिए, दूसरी पार्टी में मर्जर करने के लिए, और अभी तक 37 विधायक शिंदे जी के पास नहीं हुए जी। ये विभाजन सही है, गलत है, ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। व्हिप का उल्लंघन अपने आप में डिस्क्वालिफिकेशन है। व्हिप ऑलरेडी नियुक्त था, शिंदे साहब को नया व्हिप नियुक्त करने की कानूनन कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अब जो बॉल है वो सबसे पहले तो स्पीकर के पाले में है। स्पीकर चाहे तो ये कहते हुए कि व्हिप का वायलेशन किया है इन्होंने, इन सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये होगा कि ये विधानसभा की सदस्यता इनकी समाप्त हो जाएगी और ये अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए वंचित हो जाएंगे, और इसके लिए इन्हें लेकिन फिर सर, इस पर मैं वापस आता हूं भाई। 31 के सिग्नेचर हैं, 4 और पहुंच रहे हैं, शिंदे कह रहे हैं उनके पास 40 से ज्यादा हैं। तो अगर वो ये दावा कर रहे हैं तो इस दावे के आधार पर उनको दल बदल कानून के तहत अलग पार्टी बनाने या मर्जर का अधिकार मिलता है, या उनको लिखित में सबके विद सिग्नेचर देना पड़ेगा लेटर की, ये देखिए ये हमारे पास 40 है, ये 37 से ज्यादा है? ये तय करना स्पीकर का काम है। स्पीकर ये तय करेगा कि क्या 2/3 विधायक हो 9 पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर मर्जर कर लिया है या अपनी अलग पार्टी बना ली है जी। और निश्चित रूप से स्पीकर, अगर आज की डेट में स्पीकर शिवसेना का है और राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इन दोनों एजेंसी से तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि ये वो कहेंगे जो इनकी पार्टी कह रही है। और निश्चित रूप से स्पीकर ये कह सकता है कि आप 37 विधायकों को इतनी तारीख को मेरे सामने पेश करो जी, उनके हस्ताक्षर सहित कागज लाओ। और या यही मैं कहना चाहिए, यही पूछना मैं रोकना चाहूंगा। तीसरी बात, स्पीकर यदि शिंदे का पक्ष का है तो जैसे केसरीनाथ त्रिपाठी ने यूपी में कहा था कि जब 2/3 विधायक भी नहीं हुए थे तब उन्होंने कह दिया था कि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, अभी 20 हुए हैं और धीरे धीरे और हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करता हूं। तो ये बेसिकली, क्योंकि ये कोर्स की तरह एग्जैक्टली लॉ के अकॉर्डिंग चलने वाला मामला नहीं है, क्योंकि राजनीति घुसी हुई है, इसलिए स्पीकर राजनीतिक रूप से कहने को तो कानूनी निर्णय है पर वो बेसिकली राजनीतिक निर्णय। आज अगर व्हिप का उल्लंघन हुआ है, व्हिप का उल्लंघन अपने आप में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पर्याप्त है। नोटिस देकर
विधायकों को नोटिस देकर स्पीकर 24 घंटे का नोटिस देकर उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि आप विप के पालना में नहीं आए। नहीं, लेकिन 24 घंटे का जो नोटिस दिया जाएगा उसमें यह भी तो कहा जाएगा ना कि अगर आप दल बदल कानून के तहत हो तो 37 को हमारे सामने पेश कीजिए। ये अधिकार तो मिलेगा ना सर? ये तब कहा जाएगा जब एकनाथ शिंदे ये कहें कि हमने अलग दल बना लिया है, ठीक है, या हमने दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज कर लिया। ठीक है, सुधांशु माथुर जी, स्पीकर का मतलब है। सुधांशु माथुर जी, एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्या उद्धव ठाकरे इस रणनीति पर जा सकते हैं कि ठीक आप हमारी सरकार गिनाएंगे तो हम आपको ही विधानसभा से बाहर कर देंगे, 6 साल के लिए आप भी लड़ते रहिए? देखिए विजेंद्र, जितना भी ये प्रोसेस है पूरा ना सिर्फ विधायक का प्रोसेस है बल्कि संवैधानिक प्रोसेस भी है, और इसके अंदर जब तक कि सारी चीज़ें ऑन पेपर नहीं होंगी तब तक किसी भी चीज़ को जो है पुख्ता नहीं माना जा सकता। दावे अपनी जगह हैं, दावे में शिंदे जो है ये भी कर सकते हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि 46 विधायक उनके पास है, लेकिन सिग्नेचर होके आते हैं 34 विधायक के। तो अभी भी आप ये मान के चलिए, जितना मेरा राजनीतिक समझ है, कि अभी भी शक्तियां जो है वो उद्धव ठाकरे और इसके पाले के पास है। क्यों? क्योंकि स्पीकर इनका है। अब सारी चीजें आएंगी, अगर सदन की बात आएगी तो सारी चीजें आएंगी, उसका जो सर्वोच्च जो व्यक्ति है वो स्पीकर है। तो सदन के बाहर तो कोई फैसला होगा नहीं, सारा फैसला जो है वो सदन के अंदर होगा, और सदन के बाहर अगर कोई सर्वोच्च व्यक्ति हो तो गवर्नर है। तो जब चीज़ें स्पीकर से हटकर गवर्नर के पास जाएंगी तब जाके जो है ये कहा जा सकता है कि उसके अंदर कोई केंद्र सरकार या जो भी एजेंसियां हैं वो अपनी बात जो है वहाँ पे रख सकती है। लेकिन जब सारा खेल अभी भी सदन के अंदर के मुझे लगता है कि जैन साहब भी मेरे बात से इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि अब सारा प्रोसेस आएगा स्पीकर के। मान लीजिए शिंदे भी कहते हैं कि साहब हम जो है हमारे पास इतने नंबर हो गए, ठीक है। अब जैसा ही अभी सुनाई में आ रहा है कि वो गवर्नर से टाइम मांग रहे हैं जी, ठीक है। अगर गवर्नर टाइम देते तो जाके क्या करेंगे? अगर मान लीजिए टाइम मिला तो वो एक सूची देंगे कि साहब देखिए हमारे पास इतने विधायकों का समर्थन है और हम चाहते हैं कि आप हमें जो है वो सरकार बनाने का मौका दें। तो गवर्नर का सवाल क्या होगा कि आपके पास तो इतना है, बहुमत के लिए तो इतने चाहिए। तब वो कहेंगे कि साहब हमारे पास इन पार्टियों का समर्थन है। तो गवर्नर क्या कहेगा कि आप सभी जो आपके समर्थित विधायक हैं उनकी सूची लाइए और जो है मुझे दीजिए। लेकिन जब वो सूची आ जाएगी, मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताऊं, सूची आएगी और अगर राज्यपाल इस सूची से संतुष्ट हो जाता है कि इनके पास बहुमत के हिसाब से पूरा जो है वो सदस्य हैं, तो एक संभावना तो पहली ये बनती है कि वो कह सकता है कि ठीक है साहब आप जाइए अपने विधायक दल का नेता चुनिए और बताइए और जो है हमें सरकार बनाने का समर्थन का पत्र। लेकिन सर ये शिंदे के केस में तो इसलिए नहीं हो सकता ना क्योंकि शिंदे तो शिवसेना के हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर उनको जाना है तो राज्यपाल की जगह उनको जाना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष के पास कि देखिए हमारे पास 37 से ज्यादा हमें अलग दल बनाने का अधिकार दीजिए, वहां से फिर वो राज्यपाल जा सकते हैं। बात घूम फिर के फिर वहीं आएगी कि ठीक उसी तरह से है कि घर के हेडमास्टर तो फादर है और स्कूल के हेडमास्टर टीचर है। तो यहाँ पर सदन के हेडमास्टर जो है वो स्पीकर है। ये तब होगी कि जब सदन की कार्यवाही होगी, तब जो स्पीकर है वो उनका क्षेत्राधिकार है। लेकिन इस क्षेत्राधिकार के बाहर भी गवर्नर का अपना एक क्षेत्राधिकार है। अगर आप सदन से बाहर जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? आप राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकते, आप गवर्नर के पास जाएंगे जो राष्ट्रपति का नुमाइंदा है राज्य में। आप जाके ये कहेंगे कि हम जो है वो इस अमुक पार्टी को या अमुक सदस्यों की संख्या को हम समर्थन देते हैं। और तब क्या होगा? अभी देखिए अब बीजेपी वेट एंड वॉच का खेल कर रही है। बस अभी ये खबर आई है कि वो जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष वो 4 विधायकों को लेके उस जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्टिवली रोल जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं निभाया है। चाहे आप केंद्र के रणनीतिकार देखिए, क्योंकि अभी तक कल पूरी भाजपा राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसके चयन में अपना आप को उन्होंने व्यस्त दिखाया था। हालांकि सबकी नजर उस पर है। फडणवीस जो है वो लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और अपने हाईकमान को पूरा मैसेज दे। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि एक बार महाराष्ट्र में गच्चा खा चुके हैं, राजस्थान की स्थिति सबको पता है, तो शायद वो तब तक सामने नहीं आना चाहती जब तक कि आंकड़ों का गेम उसके पक्ष में ना हो। बीजेपी तभी आएगी जब उसको ये संतुष्ट
संतुष्ट हो जाएगी कि उसके पास नंबर्स ठीक है। हैं, और जो शिंदे कह रहे जी। हैं उनके रिपोर्ट कार्ड में भी उतने ही नंबर है, क्योंकि आप देख चुके हैं, भले हम उसको डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट जी। कहें, राजस्थान में रिपोर्ट कार्ड में मात खा चुकी है बीजेपी। ठीक है, हमारे साथ एसपी मित्तल साहब भी हैं। एसपी मित्तल साहब, तीन सिचुएशन है सर। पहली सिचुएशन, अगर शिंदे के पास 40 से ज्यादा विधायक है तो उद्धव के पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन, क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिन में? दूसरा, क्या वो ये कह सकते हैं कि इन सभी विधायकों को रद्द किया जा रहा है, इनकी विधायकी रद्द की जा रही है? और तीसरा ये कि फ्लोर टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, या फिर ये कहा जाए कि विधानसभा को ही हम भंग कर रहे हैं? क्या ऑप्शन अपना सकते हैं सर? विजेंद्र जी, सुबह से आज हमने देखा कि जो शिवसेना है उसका स्टैंड बार बार बदलता रहा। जो उनके संजय राउत हैं, उन्होंने 3-4 बार अपने स्टेटमेंट बदले। कभी उन्होंने कहा कि प्रदेश जो है वो विधानसभा भंग होने की ओर जा रहा है, कभी उन्होंने एक पत्र भेज के कहा कि यदि आप मीटिंग में नहीं आए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लगातार हम सुबह से देख रहे हैं कि जो शिवसेना का जो स्टैंड है वो लगातार बदल रहा है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मैं समझता हूं वो ये है कि शिवसेना के मौजूदा समय में मात्र 55 विधायक हैं। अब यदि उस 55 विधायकों में से अभी का जो मौजूदा आंकड़ा जो बताया जा रहा है उसमें यदि 34-35 विधायक यदि शिंदे के साथ आ गए हैं तो ये माना जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनके पास मात्र 20 विधायक रह गए। आप समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हो, जो पूरी सरकार को चला रहा हो, उसके पास मात्र 20 विधायक होंगे तो राजनीतिक स्थिति महाराष्ट्र में शिवसेना की क्या होगी। मेरा यह भी मानना है कि ये जो इशू है ये अब असली शिवसेना का मुद्दा बनता जा रहा है, और जो एकनाथ शिंदे हैं उनका ये कहना है कि वो असली शिवसेना है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी उसको क्या नाम से वो अपनाना चाहते हैं। और ये जो क्या नाम से उद्धव ठाकरे हैं, ये क्या नाम से कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं, जो बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के उसके विपरीत है। इसमें कोई दो राय नहीं। 2.5 साल पहले अब तक पूरे महाराष्ट्र की जो शिवसेना की राजनीति रही है, वर्षों पुरानी राजनीति रही है, उसमें यह माना गया कि जो ठाकरे परिवार है वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आया, उनके कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने हमेशा दिशा निर्देश दिए और एक वो क्या नाम से निर्णायक की भूमिका में रहे। इसलिए ठाकरे परिवार को शिवसेना के अंदर, ठाकरे परिवार के नेतृत्व को शिवसेना में कभी चुनौती नहीं मिली। लेकिन अभी 2.5 साल पहले जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए तो हमने देखा कि शिवसेना को, जो उद्धव ठाकरे परिवार है, जो शिवसेना का नेतृत्व करता है, उसको बार बार चुनौती मिली। और ये एक बहुत बड़ी बात है शिवसेना के लिए। सर, इसीलिए तो मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि उद्धव ठाकरे अब कदम क्या उठाएंगे? इन सभी की विधायकी रद्द करके कदम उठाएंगे कि चलिए आपको शिवसेना से ही बाहर करते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना के असली उत्तराधिकारी हम हैं, या फिर वो फ्लोर टेस्ट की तरफ जाएंगे, या वो विधानसभा भंग करने के लिए कहेंगे? विजेंद्र जी, अब मेरे को लगता है कि क्या नाम से उद्धव ठाकरे के पास में कोई अधिकार नहीं रहा है। उनके पास में मात्र कुल 20 विधायक रह गए। तो 20 विधायक क्या निर्णय लेंगे? मुझे नहीं लगता कि उसको सरकार का स्वरूप माना जाएगा या उसको शिवसेना का स्वरूप माना जाएगा। मुझे नहीं लगता। ये बात बिल्कुल क्या नाम से जैन साहब ने और सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अब ये झगड़ा जो होगा वो विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल के बीच का होगा। और हमने देखा है कई मामलों के अंदर फिर ये मामले क्या नाम से सुप्रीम कोर्ट में भी गए। ठीक है, ए.के. जैन साहब, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, अब क्या होगा? उद्धव ठाकरे वो कौन सा कदम उठाए जिससे कि उनके हाथ में रहे, क्योंकि हर कदम के साथ उनके हाथ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, उद्धव ठाकरे के पास स्पीकर है और स्पीकर का उपयोग करके वो इस बात की चिंता किए बिना कि शिवसेना का अक्षर क्या होगा, ये हो सकता है कि वो इन सारे विधायकों को डिबार कर दें या डिस्क्वालीफाई करा दें। उसके बाद ये सारे के सारे लोग वही अदालतों का चक्कर लगाना आरंभ कर दें। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो आज भी मुख्यमंत्री हैं, वो राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं अपना त्यागपत्र देते हुए कि विधानसभा को भंग किया जाए जी। परंतु उस परिस्थिति में बॉल राज्यपाल के पास होगी। वो कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि आप मेजॉरिटी खो चुके हो, इसलिए आपकी ये सलाह मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। आपका इस्तीफा तो मंजूर करता हूं, पर मैं जो अगले सबसे बड़े दल के नेता हैं उनको बुलाता हूं और वो फ्लोर में करें जी। तीसरी तो मानकर चले इस तरफ तो वो नहीं जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि उद्धव ठाकरे विधानसभा की बैठक बुला सकते हैं जिसमें जो डिबार हैं लोग, उनको डिबार करने के बाद
यदि उनके पास मेजोरिटी बनती है या उनके पास इतने नंबर बनते हैं, जो भी तीसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बीजेपी के निर्दलीय विधायक मिलाकर उनकी संख्या से ज्यादा बनते हैं। अच्छा, एक और सवाल, क्या शिवसेना में अगर शिंदे के पास 37 से ज्यादा विधायक होते हैं तो क्या वो शिवसेना के सिंबल तक को ले सकते हैं? देखिए, 37 से ज्यादा विधायक होने पर की स्थिति में शिवसेना का सिंबल मिला गया या नहीं मिलेगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा जी। क्योंकि वो अगर दूसरी पार्टी में मर्ज करेंगे या अपने आप को ये कहेंगे कि ये मैं ही असली शिवसेना हूं, तो फिर निर्णय चुनाव न राज्यपाल के हाथ में रहेगा न स्पीकर के हाथ में रहेगा, बल्कि असली शिवसेना कौन सी है ये चुनाव आयोग तय करेगा। कांग्रेस के 2 या 3 बार जब भी विभाजन हुए तब भी ये स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में नॉर्मल प्रक्रिया ये है कि अगर पार्टी का विभाजन होता है और 2 ग्रुप अपने आप को असली पार्टी क्लेम करते हैं तो जो मेन सिंबल है उसको सीज कर दिया जाता है और उसके बाद दोनों गुटों को अलग अलग सिंबल्स दे दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें ये तो कहीं डिपेंड नहीं करेगा कि कौन ठाकरे परिवार से है कौन नहीं है, क्योंकि शिवसेना तो एक संगठन है। शिवसेना एक संगठन है, ये चुनाव आयोग, तब बॉल चुनाव आयोग के हाथ में। तो अब जो प्लेयर्स हैं वो चुनाव आयोग है, राज्यपाल है, स्पीकर है और सबसे बड़ा प्लेयर कोर्ट्स है। सर शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा विधायक हैं, तो ये बताइए कि सिग्नेचर सिर्फ 34 के क्यों? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नितिन देशमुख वो सूरत से वापस चले गए कहते हुए कि मुझे अगवा किया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं उनके अंदर भी यही हो कि हमें अगवा करके यहां डाल दिया गया है? देखिए विजेंद्र, आज सुबह जब एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों को लेकर सूरत से गुवाहाटी पहुंचे थे तो उन्होंने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने दावा किया था कि उनके पास 40 से ज़्यादा विधायक हैं। ये बात सही है कि जो चिट्ठी महाराष्ट्र के राज्यपाल को भेजी गई है उस पर उनके दावे के मुताबिक कम सिग्नेचर हैं, लेकिन जो विधायकों के सिग्नेचर नहीं है, यानी जो विधायक मिसिंग हैं, वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो वो विधायक गायब हैं। और जिस तरीके से दावा एकनाथ शिंदे लगातार कर रहे हैं, बाद में जब वो होटल पहुंचे और उनकी असम के जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई, असम के मुख्यमंत्री, जब असम के जो मंत्री अंदर मौजूद थे, जब वो यहाँ से निकल रहे थे तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने दावा किया कि जो ज़रूरत का बहुमत है, जो ज़रूरत के लोग हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। और शिवसेना भी इस संख्या को लेकर कि उस पत्र पर सिग्नेचर कम क्यों हैं, ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में अभी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जो अभी रेडिसन ब्लू होटल में मौजूद हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके पास पूरे नंबर हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। और बीजेपी भी इसीलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में, कोई जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी भी कर नहीं रही, क्योंकि जब तक उन्हें पूरी तरीके से गेम प्लान समझ में नहीं आएगा कि आखिर एकनाथ शिंदे क्या चाहते हैं। क्या एकनाथ शिंदे 37 विधायकों के साथ दल बदल करके भाजपा माना चाहते हैं, या फिर वो शिवसेना पर क्लेम करके शिवसेना के साथ बीजेपी में गठबंधन करके सरकार बनाना चाहते हैं। इन सभी स्थितियों को भारतीय जनता पार्टी देख रही है। लेकिन ये तय है विजेंदर कि शिवसेना के लिए बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि अब बात सिर्फ सरकार की नहीं है, पार्टी को बचाने की है। जिस शिवसेना के लिए कहा जाता था कि बिना ठाकरे परिवार की मर्जी के वहाँ पत्ता नहीं हिलता, वहाँ ये कह सकते हैं कि रेडिसन ब्लू होटल शिवसेना के विधायकों का नया मातोश्री बन गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के घर से ज़्यादा विधायक इस समय गुवाहाटी में मौजूद हैं। और ये उसके पीछे की बड़ी वजह तो यह है कि अभी तक ठाकरे परिवार चाणक्य की भूमिका में थे, चंद्रगुप्त की भूमिका में नहीं थे। दिक्कत यह हुई कि 2.5 साल पहले वो चंद्रगुप्त की भूमिका में आ गए और सत्ता में आए तो फिर चुनौती मिलनी ही थी। सुधांशु माथुर जी, क्या यह माना जाए कि फैसला जो भी हो, यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया शिवसेना को लेकर? एक बार के लिए मान भी लें कि अगर शिंदे को वापस ले लिया गया तो जाहिर है उनकी शर्तों के साथ जाएंगे, तो ठाकरे परिवार को चुनौती सीधी सीधी दे दी गई। अगर वो हट गए तो भी ठाकरे परिवार को चुनौती सीधी दे दी गई, और अगर सरकार गिरा दी गई तो भी उद्धव को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। देखिए विजेंदर, फैसला क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, या ये राजनीतिक संकट कब हल होगा, वो एक बड़ा और अलग मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो राजनीतिक संकट अलग अलग राज्यों में समय दर समय जो होते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार में अगर इस तरह की बगावतें हों, इस तरह से जो है वो विधायक अपनी हठधर्मिता पे जो है वो अड़े रहें, ये जब विधायक जनता के बीच में जाते हैं तब क्या बात करते हैं,
ये उनसे कहते हैं ना कि लेकिन सर हम सर आपकी इस सेवा यहाँ की करेंगे। स्थिति तो थोड़ी अलग है ना। अगर हम इस चुनाव को भी देखेंगे तो बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और मेजोरिटी के साथ चुनाव को जीता था। अभी भी बीजेपी के पास 104 और इनके पास 55 है सिर्फ, तो हम इसको मेजोरिटी तो नहीं कह सकते। नहीं, आप मेरी एक बात मानिए, अगर मान लीजिए 3 विचारधाराओं ने मिलकर एक सरकार बनाई जी, तो सरकार तो है ना। आप उसको ये थोड़ी कहेंगे कि 3 विचारधाराओं की सरकार है जी। सरकार है, 2.5 साल सरकार चली ना, लेकिन उस चलती सरकार में अगर आप उसके ब्रेक फेल कर दें, आप उसके टायरों को पंचर कर दें, फिर हम ये कहें कि साहब ये तो 3 गठजोड़ की सरकार थी इसलिए टूट गई। लेकिन सर विधायकों को ये तो अधिकार है कि वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ किसी को समर्थन करे या ना करे। नहीं, बीजेपी ने भी तो जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस बनाया और फिर अलायंस को तोड़ दिया बीच में। विजेंद्र, सवाल इस चीज का है कि ये जो शिंदे हैं ये किस पार्टी के विधायक हैं? शिवसेना के जी। जब शिवसेना ने गठजोड़ की सरकार बनाने का फैसला लिया था तब क्या ये अपने आंख नाक कान बंद करके बैठे थे क्या? तब इनकी जो है अपनी पार्टी के प्रति या बाला साहब ठाकरे के प्रति जो इनकी निष्ठा थी वो कहाँ गई थी भाई? आप उसी समय कहते हैं ना कि नहीं हम जो है अलग विचारधारा की पार्टी है, हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन क्या है कि सत्ता की मलाई, बहुत कठोर शब्द कह रहा हूं, ये सत्ता की मलाई वो मलाई है जो आसानी से हजम भी नहीं होती है लेकिन खानी सबको है। और इसका खामियाजा कौन उठाता है? इस देश की जनता। आज मान लीजिए 2.5 साल बाद जो भी संवैधानिक संकट आया, राजनीतिक संकट आया है, उसके बाद अगर महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा होती है, नुकसान किसका होगा? जनता का ही होता है सर, लेकिन जनता के लिए सोचता कौन है? शुक्रिया सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। एसपी मित्तल जी माफी चाहूंगा, मैं कम वक्त आपको दे पाया डिबेट के अंदर। AK जहां साहब आपका भी शुक्रिया। चर्चा हमने इसलिए की ताकि हम आपको ये समझा सकें कि महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी संकट है उसमें कानूनी पेचीदगियां क्या हैं और दाव पेच किस तरीके के लगाए जा सकते हैं। हालांकि सुधांशु जी ने कहा कि सत्ता की मलाई हर कोई खाना चाहता है, लेकिन उस मलाई में छाछ डाल दी गई है, उसको पूरे तरीके से फाड़ने की कोशिश की गई। उम्मीद कीजिए जनता के लिए पनीर निकले। नमस्कार।